हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलुलर स्टोरीज। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल। जैसे हमारे घर में भी एक होता है ना कि जिसकी एक मतलब जिसकी लास्ट डिसीजन, लास्ट कॉल किसका होगा, किसकी चलेगी, तो ऐसे न्यूक्लियस इज दैट पार्ट ऑफ अ सेल जो इम्पॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। सबसे पहले तो हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, यस, हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि ही वॉज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया था, राइट। ये बात हमें पता चल गई थी। कब किया था? 1831 में। ये हमारी पहले की इन्फॉर्मेशन है, वी आर जस्ट रिकॉलिंग इट। और शुरुआत में ही हमने ये भी देख लिया था कि जब हमने पूरे के पूरे एक सेल को स्टेन किया था, मतलब बेसिकली उसको कलर किया था, तो स्टेन करने के बाद जो हमें बहुत ज़्यादा डार्कली स्टेन्ड दिखाई दिया था, मतलब बाकी जो पूरा का पूरा सेल है उसने थोड़ा सा स्टेन लिया, बट जो न्यूक्लियस था वो अलग से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक सेल को स्टेन कर दूँ, राइट, तो उसके अंदर एक अलग से कोई चीज़ नज़र आ रही है, डॉट जैसा स्ट्रक्चर एक अलग से नज़र आ रहा था, जिसको हमने क्या बोला था? न्यूक्लियस बोला था, राइट। तो वो वाली चीज़, हमें ये दोनों चीज़ें याद है हमारी पहले से। हम अपना प्रीवियस मेमोरी को हम रिकॉल करते हैं और हम बताते हैं कि येस, दिस वाज द डार्कली स्टेन्ड थिंग जो हमें दिखाई दी थी, ठीक है। ये सबसे एक और बात, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स क्या होता है मैं आपको अभी आगे वाली वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी के लिए आप बस इतना जान लो कि यूकैरियोट्स जैसे कि हम, तो हमारे अंदर इन यूकैरियोट्स जो न्यूक्लियस होता है, दिस इज अ बिगेस्ट ऑर्गेनली, राइट। तो न्यूक्लियस जो है, इट इज़ द biggest organelle. Sorry, I don't know what is happening. Yeah. So it is the largest organelle. Largest organelle है ये, राइट। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस है क्या। और सबसे पहले तो भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनली के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर। तो भाई हमें आराम से दिखाई दे रहा है कि येस, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, राइट। दो मेम्ब्रेन्स हमें आराम से इसकी नज़र आ रही हैं, दो मेम्ब्रेन है। उसके बाद जो ये बीच में स्पेस प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर किस लिए जिम्मेदार? ये क्या करता है बेसिकली, कोई भी मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियस के बाहर जाना है या कोई और मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियस के अंदर आना है, तो न्यूक्लियर पोर जो है वो बेसिकली किस में हेल्प करेगा? आपके ट्रांसपोर्ट के अंदर, राइट। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन में। दिस क्रोमेटिन, अभी के लिए आप ये समझ लो, क्रोमेटिन इज अ फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का एक जस्ट फॉर्म है। आई विल लेट यू नो अभी क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये सब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोलस इज दैट पार्ट जो आपका प्रोटीन है, आरएनए है, उन सब की फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन है, आरएनए है, इन सब की जो फॉर्मेशन करेगा उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। देन देयर इज न्यूक्लियोप्लाज्म, जो लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेमी सॉलिड, सेमी, आप ये भी बोल सकते हो। जो आपकी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड योर न्यूक्लियर एनवेलप। इसको एक बार हल्का सा हम ड्रॉ भी करके फटाफट से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली न्यूक्लियस में हमें क्या पढ़ना है। तो इस तरह से इसकी एक डबल मेम्ब्रेन बना लेते हैं हम फटाफट से, क्योंकि हमने देखा था इसमें पोर्स हैं, तो वी नीड टू ड्रॉ द पोर्स एज वेल, राइट। हम इसके पोर्स भी बनाएंगे, सॉरी, इस तरह से। वो आपकी मर्ज़ी, आप शुरू से किस तरह से बनाना चाह रहे हो, ठीक है। इस तरह से हमने बना लिया, हमें समझ में आ गया, ठीक है भाई। ये तो हमारी हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ये आउटर मोस्ट जो हमारी लेयर है, दिस इज आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेरी गुड। अब बात करते हैं, ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने देखा था कि ये दो मेम्ब्रेन्स के कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट। तो ये हो गई हमारी आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बाद जो इसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, सेमी सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज आर न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर इस तरह से गुच्छे की फॉर्म में, जैसे बालों का गुच्छा नहीं बन जाता है, जैसे थोड़े से बाल टूट जाते हैं तो एक गुच्छा सा बन जाता है, इस तरह से, उस तरह से जो स्ट्रक्चर, जो
होता है यहाँ पे, उसको कहते हैं हम डीएनए। इसको भी हम आगे जाके हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी आपको थोड़ा बहुत डीएनए यू नो हेरिडिटरी मटेरियल है एंड ऑल ऑफ दिस, राइट। इसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ प्रेजेंट होती है दैट इज़ योर न्यूक्लियोलस। इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, जिसके अंदर आपके आरएनए, प्रोटीन्स, ये सब सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके बिल्कुल पास क्या मैं बोलूँगी, बिल्कुल ही एडजेसेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है? क्योंकि जो भी प्रोटीन्स ईआर बना रहा है या इसको चाहिए न्यूक्लियस को, या न्यूक्लियस से कुछ लेकर जाना है, तो वो वाया ईआर चलता है। तो इसलिए आप कभी भी देखोगे कि न्यूक्लियस के आसपास हमेशा आपको ईआर ज़रूर मिलेगा। न्यूक्लियर इज ऑलवेज फाउंड नियर, ईआर इज ऑल्सो ऑलवेज फाउंड नियर न्यूक्लियस, राइट। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई, हमने ये डायग्राम को भी अच्छे से समझ लिया। अब हमने देख लिया कि डबल मेम्ब्रेन है जिसमें पोर्स हैं, इसके अंदर क्या है, डीएनए। अब सबसे पहले डीएनए की बात कर लेते हैं। भाई डीएनए क्या है? सो डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। भाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या? ये जो डीऑक्सी राइबो वर्ड है ना, ये एक शुगर को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स डीएनए के अंदर एक तो शुगर है, साथ में उसके है न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि हमने राइबो की ऑलरेडी बात कर ली है, तो अगर अलग दोबारा हम उसको राइबो न्यूक्लियोटाइड ना बोल के वी विल जस्ट कॉल इट न्यूक्लियोटाइड, राइट। और क्योंकि न्यूक्लियोटाइड है और एसिड लगा हुआ है, दैट मीन्स इसके पास फॉस्फोरस भी होता है, फॉस्फेट बेसिकली। तो इन चीज़ों का बना होता है, बट इतने डीप में आपको नहीं जाना है, इतने डीप में आपको नो नीड टू यू हैव टू लर्न। तो ये जो होता है डीएनए, ये प्रेजेंट होता है। ऐसे ही एक सेल के अंदर होता है आरएनए भी। आरएनए को हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज योर राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए है वैसे ही आरएनए है। इतनी बात हम सबको समझ में आ गई है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इफ़ यू हैव टू गो आउट एंड इफ़ यू हैव टू रिमेन एट होम, तो अगर आपको बाहर जाना, यू विल ड्रेस अप वेल, आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, तैयार होते, ये सब चीज़ें करते हो आप, है ना। घर में जब आप हो तो आप उस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट हो। दिस सेम हैपन्स विद डीएनए। जब डीएनए को सेल डिवीजन के लिए जाना होता है, व्हेन डीएनए हैज़ टू डू इट सेल डिवीजन, तो वो अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जब डीएनए को सेल डिवीजन में नहीं जाना होता, तब वो अलग तरीके से रहता है। अब वो क्या तरीका है वो सुन लो। उसमें क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। क्रोमेटिन उसी डीएनए की पतली फॉर्म है जब डीएनए थिन है, जब डीएनए लेस कंडेंस्ड है, ठीक है। तो उस फॉर्म को तो हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। और क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, जो हाईली कंडेंस्ड है, जो हाईली कंडेंस्ड है उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। बेसिकली ये कह सकते हो क्रोमेटिन ही मोटा होकर, कि क्रोमेटिन ही थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो गया, अब वो उसने क्या बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया, राइट। ये देखो, ये जो क्रोमोसोम है स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्पर्स थ्रू आउट द न्यूक्लियस। हमने बनाया था ना, इस तरह से हमने डीएनए न्यूक्लियस बनाया था, उसके अंदर हमने ऐसे ऐसे करके इसको गुच्छे की फॉर्म में इस तरह से हमने दिखा दिया था कि ये क्या है, हमारा क्रोमेटिन। अब यही क्रोमेटिन मानो सोचो इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा भी कैसे हो जाए, इस तरह से, इस तरह की शेप ले ले, इस तरह की एक्स शेप्ड वाला स्ट्रक्चर सा बन जाए, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए, इस तरह का स्ट्रक्चर, फिर बाद में जाके हम इसको इस तरह से शो करते हैं, राइट। अगर इसने इस तरह की कोई चीज़ बना ली तो अब हम उसको बोलेंगे क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे हम इसको, क्रोमोसोम, राइट, क्रोमोसोम। जब सेल को डिवीजन करनी होती है ना, तो वो इसी क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसी तरीके से वो प्रेजेंट होता है। और ये होती है हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, ये बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गया है, तब जाके ये ऐसा बना है, राइट। अब कंडेंस होने के लिए, इतना ज़्यादा कंडेंस अगर ये हो रहा है, तो ये ऐसे ही नॉर्मली तो होगा नहीं कंडेंस, इसको कंडेंस होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, हाँ या ना। ये बात हमें समझ में आ गई। मुझे एक बात बताओ, डीएनए जो है ये नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज, व्हाट डू यू थिंक?
डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है या पॉजिटिवली चार्ज होता है? क्योंकि इसमें एसिड है, और फॉस्फोरिक एसिड इसमें होता है, टू बी मोर प्रिसाइज फॉस्फोरिक एसिड इसके अंदर होता है। ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, इसकी वजह से डीएनए जो होता है ना वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब डीएनए पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है डीएनए के ऊपर। अब आप मुझे ये बताओ, डीएनए एक नेगेटिव चार्ज वाले के साथ ही जाकर बाउंड होने की कोशिश करेगा या फिर इट विल गो टुवर्ड्स अ पॉजिटिव वन? हमने बचपन से पढ़ा है ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, बेसिकली ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। तो बेसिकली अगर डीएनए खुद नेगेटिवली चार्ज है तो उसको जाना किसके पास है? पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा ना वो। सो इसी वजह से यहीं पे इसी कहानी में हमारी पिक्चर में एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन नाम का प्रोटीन आता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? ये बाइंड करता है हमारे डीएनए से, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। मान लो ये हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए इसके अराउंड इस तरह से पूरा का पूरा लिपट जाता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लिपट जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? डीएनए की कंडेंसेशन हो जाती है, और कंडेंसेशन के बाद ये क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा क्रोमोसोम, राइट। तो हमारा क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। इस बात को मत भूलना। दिस इज़ अ स्टार मार्क थिंग। ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, आपके एमसीक्यूज की फॉर्म में, फिलअप्स में, ऐसे ये बहुत बारी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अब क्रोमोसोम का अगर आपके पास आ जाए कि भाई व्हाट इज़ क्रोमोसोम, तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया भाई क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन पे दिखता है। आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, रॉड शेप्ड है, क्योंकि रॉड शेप्ड जैसी सेल हो जाती है इसमें थोड़ी सी, तो आप वो वाली चीज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें आपकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? मतलब ये जो 3 वर्ड्स है ना, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और एक और आएगा अभी क्रोमेटिड, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमें पता चल गया है अगर डीएनए पूरे के पूरे न्यूक्लियस में स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, तो हम उसको बोल देंगे क्रोमेटिन। अगर वो बिखरने के बाद इकट्ठा सिमट के एक फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाए सेल डिवीजन से जस्ट पहले, तब हम उसको कह देंगे क्रोमोसोम। और उसको ऐसा कंडेंस होने के लिए, उसको इतना कंडेंस करने के लिए हमने जिस प्रोटीन के ऊपर उसको लपेटा, उसका नाम क्या है? हमारा हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ से हमें सारी बातें समझ में आ गई हैं कि कैसे क्या था। अब एक और वर्ड आपके सामने आएगा विच इज़ योर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्रोमेटिड भी आपके सामने आएगा। अब क्रोमेटिड का मतलब क्या है भाई? क्रोमेटिड ये क्या अलग चीज़ आ गई? अब कुछ नहीं है, ये जो क्रोमोसोम आपने बनाया था ना, जैसे आपने क्रोमोसोम बनाया था, इसकी, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, दिस इज ऑल्सो क्रोमोसोम एंड दिस इज ऑल्सो क्रोमोसोम। ये दोनों ही क्रोमोसोम है। इसने बस यहाँ पे कॉपी कर रखी है, इसलिए ये 2 बार दिखा रखा है, इसको एक ही बार दिखाते हैं। इस क्रोमोसोम में जो ये एक फ्लैप आपको नज़र आ रहा है, दिस जस्ट 1 फ्लैप, इस एक फ्लैप को हम बोलते हैं क्रोमेटिड। मतलब क्रोमेटिड इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, जो कि यहाँ पे किससे अटैच है? हमारे काइनेटोकोर से। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि काइनेटोकोर, व्हाट इज ऑल दिस, वी विल स्टडी, हैव सम पेशेंस, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब क्रोमेटिड आपको समझ में आ गया कि क्रोमेटिड क्या है। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं आपके, क्रोमेटिड, क्रोमोसोम्स एंड योर क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिड, ये तीनों ही आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, पता लग जाने चाहिए, इसमें आपको कोई डाउट ना हो। अभी तक हमने देखो क्या क्या देखा है। हमने सबसे पहले देखा कि न्यूक्लियस क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा नज़र आता है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर के बाद उसमें पढ़ा डीएनए क्या है। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड जो 2 तरह के प्रेजेंट होते हैं, या तो डीएनए या आरएनए, उनके बारे में हमने देख लिया। अच्छा ये बात मैंने आपको आई डोंट नो मैंने बताई नहीं बताई, जो आपका डीएनए है ना वो इस तरह की हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है, इसको हम हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो होता है वो बेसिकली हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, राइट।
अच्छा, डीएनए है क्या? चलो एक बार एक मतलब इसकी इम्पोर्टेंस वाली चीज़ एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भाई डीएनए है क्या। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि यू लुक लाइक योर पेरेंट्स, आपकी आदतें तो आपकी बिल्कुल पापा जैसी हैं, मम्मा जैसी हैं, वट एवर ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें लोग आपको क्यों बोलते हैं? ऐसा क्या है जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? ऐसा क्या है जो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं? तो बेसिकली ये जो डीएनए होता है ना, ये आपका हेरिडिटरी यूनिट होती है। अब हेरिडिटरी यूनिट का मतलब क्या है? हेरिडिटरी यूनिट का मतलब ये वो चीज़ है, ये वो सब्सटेंस है जो आपका पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग मतलब आपके अंदर आता है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो चीज़ ट्रांसफ़र कर रही है जीन्स को, वो यही है। यही डीएनए है वो जो ट्रांसफ़र कर रहा है। इसीलिए हम इसको हेरिडिटरी यूनिट्स भी बोलते हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। अब बात करते हैं थोड़े से फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। चलो भाई, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हम लिख लेते हैं। सबसे पहला जो हमने पहले भी डिस्कस किया है भाई, कंट्रोल सेंटर है। ये पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है। क्योंकि ये पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है, हर एक चीज़ उसके बारे में देख रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसका कंट्रोल सेंटर पे बोलते हैं कि भाई ये कंट्रोल सेंटर है। पूरे के पूरे सेल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो यही देख रहा है। दूसरा, क्या कंट्रोल करेगा अब ये? सेल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब खाने का बेसिकली बनना। मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मतलब अगर आपके में स्टोर्ड फूड है तो वो टूट के एनर्जी कैसे बनाएगा, और अगर आपने अभी भी खाना खाया है और उसको स्टोर करवाना है तो उसको स्टोर कैसे करवाया जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये मेटाबॉलिज्म भी यही कंट्रोल करता है, सेल ही कंट्रोल करता है। तीसरा, न्यूक्लियस का काम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बिना इसका काम कैसे चलेगा? सेल डिवीजन तो करना ही करना पड़ेगा। तो थर्ड इसका जो मेन फंक्शन हो गया वो हो गया सेल डिवीजन, मतलब कि एक सेल से दो सेल्स बनाना, सेल डिवीजन, राइट। अगला, ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ये भी तो एक इसका फंक्शन ही है ना। ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। भाई पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी ट्रांसफ़र करवा रहा है वो भी तो यही है। नेक्स्ट, प्रोटीन फॉर्मेशन। आप आगे जाके पढ़ोगे कि जो न्यूक्लियस है यही रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, और प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करवाता है? राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, राइबोसोम फॉर्मेशन भी करवाता है, राइट। तो ये सारे काम कर रहे हैं। अब ना एक बेसिक सा डिफरेंस आ जाता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में, बट लेट अस डिस्कस जस्ट हियर ओनली। एक ना बेसिक सा डिफरेंस आ जाता है। अगर हम बात करें, हमने शुरू में देखा कि दो मेम्ब्रेन्स है भाई न्यूक्लियस की, हमने कहा कि भाई दो मेम्ब्रेन्स है न्यूक्लियस की। तो ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज द केस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ऐसा है। यूकैरियोट्स वो लोग हैं, बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, जिनके पास अलग अलग सेपरेट मेम्ब्रेन है हर एक चीज़ के लिए। बट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या है? उनके पास ही मेम्ब्रेन है ही नहीं, ये सब है ही नहीं उनके पास। उनका जो डीएनए है ये उनकी सेल है, और उनका डीएनए जो है ना स्कैटर्ड है, पूरे में स्कैटर्ड है उनका डीएनए। उनको एक अलग से रूम ही नहीं मिला हुआ अपने न्यूक्लियस के लिए, उनका डीएनए पूरा का पूरा स्कैटर्ड है। तो वो जो चीज़ होती है वो होती है हमारे प्रोकैरियोट्स में। एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अप टू व्हेन हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली है क्या।
तो हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, एक है प्रोकैरियोट्स, एक है यूकैरियोट्स, बेस्ड ऑन द न्यूक्लियस, कि उसका न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, उसके मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है। बेसिकली प्रोकैरियोट्स आर दोज जिसके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है हम उसको न्यूक्लियस ना कहकर उसको हम कह देते हैं न्यूक्लियोइड। इनके पास होता है न्यूक्लियोइड और इसके पास होता है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, राइट। तो ये चीज़ होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।